नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। मई के महीने में तेज धूप और गर्म हवा के थपेड़ों ने टेम्परेचर को बढ़ा दिया है, जो टॉर्चर कर रहा है लोगों के साथ। जैसे जैसे पारा चढ़ रहा है, डायरिया जैसी गंभीर समस्याएं होने की आशंका ऐसे में बढ़ जाती है। और डायरिया गर्मी के मौसम में होने वाली सबसे आम लेकिन खतरनाक हेल्थ प्रॉब्लम है और जरा सी लापरवाही आपकी जान पर भारी पड़ सकती है। जी हां, डेली रूटीन की कुछ गलतियों की वजह से बच्चों से लेकर बड़ों तक पर इसका असर और इसकी चपेट में आने का डर बना रहता है। और आपको बताएं, डायरिया एक ऐसी समस्या जिससे कि अमूमन लोग जब भी दो चार होते हैं, पूरी बॉडी एग्जॉस्ट हो जाती है और एक वक्त ऐसा आता है जब ऐसा भी लगता है कि प्राण कभी भी निकल सकते हैं। तो ऐसी परेशानी बने उससे पहले ही एहतियाती कदम आपको उठाने होंगे। और इन दिनों में जो ये समस्या है वो अमूमन बॉडी में पाचन तंत्र से जुड़ी गड़बड़ियों की वजह से हो सकती है और गंदा पानी इसका सबसे प्रमुख कारण रहता है। हालांकि इस पर एक्सपर्ट से भी बात करेंगे, हम आपको डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमानों का पैनल मौजूद है, उनसे बात करेंगे अब से कुछ ही देर में। लेकिन अभी की जो स्थिति है वो क्या रह सकती है और गर्मी के इस मौसम में कैसे डायरिया से बचना है और सबसे ज्यादा प्रभाव इसका किन लोगों पर होता है, ये भी जानने का प्रयास करेंगे। दरअसल ये डायरिया की जो समस्या है ये लोगों के जीवन में जब आती है तो कई बार बड़ी परेशानी लेकर आती है और कई बार जानलेवा भी बन जाती है। तो ऐसे में कुछ एक कदम, बहुत छोटे छोटे टिप्स जिन्हें आप अपनाकर इस गंभीर बीमारी से बच सकते हैं। कैसे आइडेंटिफाई हो कि डायरिया है और कैसे इससे बचना है, बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर अमृता चारू हैं, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं हमारे साथ, बहुत स्वागत है आपका। सुशील सिंगल जी हमारे साथ हैं, बाल रोग विशेषज्ञ, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और डॉक्टर RL खरे हमारे साथ हैं, मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं, बहुत स्वागत है आपका भी। और चर्चा शुरू करेंगे, क्योंकि खाने पीने की इम्बैलेंस हो जाने की वजह से, गड़बड़ी हो जाने की वजह से ये समस्या अमूमन उत्पन्न होती है। डॉक्टर अमृता, इसलिए पहला सवाल आपसे कि डायरिया ना हो इसके लिए किन बातों का ख्याल रखें और किन लापरवाहियों की वजह से ये अमूमन लोगों को हो जाया करता है। नमस्कार, मैं चारू हूँ अमृता हॉस्पिटल से। सॉरी जी, कोई बात नहीं। डायरिया, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है हमारा जो गट माइक्रोबायोम है वो बदल जाता है, हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स कम हो जाते हैं और डायरिया होने के कारण गर्मी बढ़ने से, गंदा पानी पीने से, गंदा खाना खाने से, हाथ की सफाई ना रखने से डायरिया बढ़ जाता है। सो गर्मी में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। हमें फूड सेफ्टी के रूल्स फॉलो करने होते हैं और हाइजीन को फॉलो करना होता है। फूड सेफ्टी के कॉमन रूल्स है कि सबसे पहले अपना हाथ धोएं, जो भी खाना बनाए वो साफ बनाए और इमीडिएटली खा लें। सुबह का खाना, रात को रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर में भी खाना अगर हम रखते हैं तो कुछ बैक्टीरिया इतने बढ़ जाते हैं कि वो भी हमारे को डायरिया दे सकते हैं। स्ट्रीट फूड अगर हम खाएंगे, स्वच्छ खाना अगर हम नहीं खाएंगे, गंदा पानी पिएंगे, किसी इन्फेक्टेड मरीज के हाथ से लगा हुआ या कोई इन्फेक्टेड मरीज जिसको डायरिया है वो खाना बनाए या खाना परोसे, उससे भी हमें डायरिया हो सकता है। तो हमारा पूरा गट माइक्रोबायोम बदलता है गर्मियों में, और खाने की साफ सफाई ना हो और हमारा हाइजीन साफ ना हो और पानी साफ ना हो तो डायरिया और बढ़ सकता है। जी, और किन चीज़ों को लेने से ये ठीक भी हो जाता है या ये हेल्पफुल होता है, इस पर भी आपसे बातचीत करेंगे। डॉक्टर सुशील सिंगल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बाल रोग विशेषज्ञ हैं। सुशील जी, अमूमन बच्चों को अगर घर में कोई भी तकलीफ हो जाए तो पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और घर में रहने वाले हर एक व्यक्ति का जो मानसिक संतुलन है वो कुछ देर के लिए तो हिल ही जाता है, वो परेशान हो जाते हैं। लेकिन इस भीषण गर्मी में खास करके डायरिया जैसी जब समस्याएं आती हैं तो बच्चों को ये डायरिया छुए ना,
इसके लिए हमें क्या एहतियात उठाने की आवश्यकता है, और अगर किसी बच्चे को खुदा न खास्ता ये समस्या हो जाती है तब क्या करना चाहिए हमें? नमस्कार, डॉक्टर सुशील सिंगला जी। बच्चों को जैसे आपने पूछा कि पहले तो पता होना चाहिए डायरिया है क्या। डायरिया यदि 24 आवर्स में 3 बार से ज्यादा पतले दस्त कर लेता है तो उसको डायरिया कहते हैं, और स्पेशली 5 साल के बच्चों के लिए ज्यादा जानलेवा रहता है। इसके लिए आपको डायरिया के जो डेंजर साइन है वो डिहाइड्रेशन है, पानी की कमी होना, और पानी की कमी होने के लक्षण सबको पता होना चाहिए। कैसे पता लगता है? जब दस्त की शुरुआत होती है तो शुरू में पानी की कमी शुरुआत होती है तो बच्चा इरिटेबल होता है, रेस्टलेस, और पानी खूब मांगता है, और जब कमी बढ़ती जाती है तो बच्चा बेहोशी की स्थिति में या लिथार्जिक हो जाता है और पानी पीना छोड़ देता है, तो वो सीवियर डिहाइड्रेशन। ऐसी स्थिति में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना है, और यदि ये लक्षण नहीं है तो ORS, जिसको जीवन रक्षक घोल कहते हैं, वो घर पे भी बना सकते हैं, जैसे नींबू पानी, चीनी और नमक डालने के बाद, और हर दस्त के बाद बच्चे को 50 से 100 ml एज के अनुसार देते रहना चाहिए। लेकिन इस दौरान घर के लोगों को कितनी मात्रा में उन्हें क्या देना है, कई बार नहीं जानकारी होती डॉक्टर साहब, तो कैसे इस बारे में थोड़ी बहुत जानकारी बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उन्हें होनी चाहिए? कैसे, क्या उन्हें डॉक्टर से इसके बारे में कंसर्न करना चाहिए? कैसे वो जान सकते हैं कि बच्चे को कब क्या किस तरह से देना है इस कंडीशन में, और डॉक्टर के पास कब ले जाना है? तो 2 महीने से लेके 2 साल के बच्चे को लगभग 50 ml पर लूज स्टूल, जीवन रक्षक घोल या नींबू पानी शिकंजी बना के देते रहें। 5 साल से बच्चे को लगभग 100 ml पर लूज स्टूल देना है। और लक्षण मैंने जैसे ही बताया कि बच्चे का यदि यूरिन आउटपुट, पेशाब कम हो जाता है, बच्चा इरिटेबल है, बच्चा रेस्टलेस है, बच्चा पानी ज्यादा मांग रहा है, तो इसका मतलब पानी की कमी शुरुआत हो गई है। और जैसे जैसे पानी की कमी बढ़ती जाएगी बच्चा सुस्त हो जाएगा, बच्चा सोने लगेगा, बच्चे का पेशाब कम होगा, बच्चे की आंखें गहरी गहरी नजर आने शुरू होंगी, जैसे आंखें संकन हो गई हैं, तो तुरंत आपको बच्चे को हॉस्पिटलाइज करना है जी। ये लक्षण हर घर वाली को, बच्चों को, पेरेंट्स को पता होने चाहिए जी। बिल्कुल, और ये मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट और लोगों के लिए बहुत ही ध्यान देने योग्य बात होगी। डॉक्टर RL खरे साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं। खरे साहब, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये कि जिस तरह की अभी ये डायरिया की समस्या है, यूँ तो ये आम हो जाता है इस गर्मी के मौसम में, और डिहाइड्रेशन होने पर या गंदा पानी किसी तरह से इनहेल कर लिया तो, लेकिन ये जानलेवा भी हो सकता है, और ये अगर हो गया है तो इससे बचने के लिए किन मेडिसिन का यूज़ करना है? कुछ घर में भी इसके उपचार के तरीके होते हैं। अमूमन हम लोगों की रसोई में जो औषधियाँ, जिसमें हल्दी, मेथी और इस तरह की औषधियाँ होती हैं, उनमें से कुछ यूज़ कर सकते हैं क्या? नींबू पानी या किस तरह की चीज़ें हमें लेनी चाहिए ऐसी स्थिति में? इस पर भी हमें बताइएगा, और साथ ही ये भी बताइएगा कि क्या चीज़ें हैं जो हमें नहीं लेनी चाहिए, जिससे हमें डायरिया से बचना है तो हमें इन चीज़ों का सेवन करने से बचना होगा और किसी भी तरह से ये बॉडी में ना जाए। मेरे से क्वेश्चन जी, खरे साहब आपसे। जैसे कि हमारे दोनों विशेषज्ञ ने पहले कहा कि डायरिया जैसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि जो भी मरीज जिसे ये बीमारी है उसको किस लेवल का या किस प्रकार का पानी की कमी है, जिसे हम डिहाइड्रेशन बोलते हैं। तो अगर वो पानी की कमी ऐसी है कि जो उस स्तर की है, जैसे अगर बच्चे में या किसी में है कि अगर वो अपनी दिनचर्या निभा रहा है, अगर वो अपना काम कर पा रहा है लेकिन उसमें हल्की सुस्ती है, तो और जिसे हम माइल्ड डिहाइड्रेशन अपनी भाषा में बोल सकते हैं, जो कि साधारण आपकी दवाइयां, चाहे वो ORS का घोल हो, चाहे या जैसा आपने पूछा कि जो हमारे किचन में चीजें हैं, तो सबसे ज्यादा जो उपयोगी है वो है चीजें, या तो आप सिंपल नमक और शक्कर का घोल बना सकते हैं संतुलित मात्रा में, या आप सिंपल नींबू शिकंजी बना के पिला सकते हैं, अगर ये माइल्ड लेवल का डिहाइड्रेशन है। लेकिन अगर कोई भी, या तो बच्चा या बुजुर्ग जो हमारे पास जो आते हैं पेशेंट, जो BP, शुगर या कुछ और गंभीर बीमारियों से ग्रसित है, अगर उनको डायरिया हो जाता है, तो वैसे पेशेंट जिनकी स्थिति अगर ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा सुस्त है, वो अब जैसे कि मैंने कि अगर उनमें अगले पिछले 6 घंटे में अगर पेशाब की मात्रा लगातार कम होते जा रही है, और आपकी जो पतले दस्त हैं या दस्त है वो नहीं रुक पा रहे, और पेशेंट को साथ में कुछ और लक्षण है, जैसे अगर साथ में उल्टी है, तो मतलब पेशेंट, अगर आपका मरीज साथ में ये सारी चीजें नहीं ले पा रहा, तब हमें उसे
दूसरी दवाओं की आवश्यकता पड़ती है। नहीं तो जनरली डायरिया जो होता है 2 से 3 दिन में खुद से ठीक हो जाता है। तो बिल्कुल, सबसे ज्यादा जो घर में हमारे पास कुछ चीजें हैं जो सबसे ज्यादा है कि या तो हम खुद से ORS घोल बना सकते अगर माइल्ड लेवल का डिहाइड्रेशन है, या उससे ज्यादा है तो फिर हमें डेफिनेटली जो हमारे चिकित्सक है उनकी सलाह लेनी चाहिए कि इसके आगे हमें या तो मरीज को IV जो दवाइयां हम देते हैं, इन्फ्यूजन देते हैं, जो सलाइन चढ़ाते हैं, या कुछ और दवाइयां हैं वो जरूरी है। लेकिन गर्मी में डायरिया जनरली सेल्फ लिमिटिंग नहीं होता एज कंपेयर टू विंटर डायरिया। विंटर डायरिया मोस्टली वायरल ओरिजिन होता है जो कि सेल्फ लिमिटिंग होता है। जो गर्मी का डायरिया होता है वो यूजुअली बैक्टीरियल इन ओरिजिन होता है, सो वो यूजुअली सेल्फ लिमिटिंग नहीं होता है। सो इन उस कंडीशन में हमें बुखार या डिहाइड्रेशन के अलावा एंटीबायोटिक्स का प्रयोग आवश्यक हो जाता है। बिल्कुल, और एक न्यूट्रिनिस्ट से ज्यादा अच्छा इसे कौन बता सकता है चारू जी, जब इस तरह की कोई कंडीशन आती है अमूमन गर्मी में, आप मोशन आपका ठीक नहीं है, आप गड़बड़ महसूस कर रहे हैं, 1 बार 2 बार 3 बार अगर आपको वॉशरूम जाना पड़ रहा है, उसके बाद बॉडी एग्जॉस्ट हो जाती है, और अमूमन कई बार ऐसी कंडीशन में पेशेंट घर पर ही कुछ लेकर के आराम करने की कोशिश करते हैं क्योंकि बॉडी उतना अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं करती, एक उत्साह की कमी भी महसूस होती है। ऐसे में क्या वो चीज़ें हैं, क्या वो तत्व या सत्व हैं जिन्हें हम लें तो हम थोड़ा सा एनर्जेटिक फील करेंगे और कम से कम डॉक्टर के पास जाने तक की कंडीशन हम गेन कर पाएं? सो जैसे कि पहले 2 विशेषज्ञ ने बोला है कि डायरिया में सबसे पहला जरूरी होता है कि अपने आप को रिहाइड्रेट करें। सो थंब रूल है एडल्ट्स में, पीडियाट्रिक की डोजेस तो डॉक्टर सुशील ने बताई हैं। एडल्ट में हम ये कहते हैं कि जितनी बारी आपका लूज मोशन हुआ है और जितनी मात्रा में आपको लूज मोशन हुआ है उतनी मात्रा में आप पानी पीजिए और उतनी बार पानी पीजिए। पानी के अलावा आप नारियल पानी, आप ORS का घोल, आप नींबू पानी यानी कि शिकंजी पी सकते हैं, आप थोड़ा सूप्स पी सकते हैं, आप कांजी बनती है हमारे देश में अलग अलग सीजन में, सर्दियों के लिए, गर्मियों के लिए, इन सब चीजों से आप अपने आप को रिहाइड्रेट कर सकते हैं। साथ ही में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको खाते पीते रहना है और लो फाइबर डाइट जनरली बोली जाती है कि डायरिया में खाएं। बहुत सारी स्टडीज हैं जो परसिस्टेंट डायरिया जो कि बच्चों में हो जाता है कभी कभी, तो ग्रीन बनाना का उपचार दिया जाता है। सो ग्रीन बनाना क्योंकि पेक्टिन में रिच है और इसमें रेजिस्टेंट स्टार्च है, और जब ये आपके कोलोन में जाता है तो ये पानी को अपनी तरफ ना खींचने की बजाय आपके स्टूल को हार्ड करने में मदद करता है। सो ग्रीन बनाना की डाइट अगर आप खाते हैं तो आपका डायरिया कंट्रोल हो सकता है। खासतौर से ब्रैक डाइट बोली जाती है, बनाना, चावल, एप्पल और टोस्ट, ये सारी चीजें, होल ग्रेन्स कम खाएं, ज्यादा होल ग्रेन्स ना खाएं, हल्की चीजें खाएं, गैस प्रोड्यूसिंग चीजें ना खाएं जिससे आपका डायरिया बढ़ सकता है। हाई फॉर जैसे कि ब्रोकली, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स एक्सेट्रा, जो आपके पेट में गैस और ब्लोटिंग को बढ़ाएंगे या आपके एब्डोमिनल पेन या क्रैम्प्स को इंक्रीज करेंगे। तो हल्का खाना खाएं, नॉन स्पाइसी खाना खाएं। अगर आपको नौजिया है, क्योंकि डायरिया के साथ नौजिया भी हो जाता है वॉमिटिंग से पहले, तो अदरक का अगर आप सेवन करते हैं और सिनेमन थोड़ी सी दालचीनी के साथ, तो वो भी आपके नौजिया के इम्पैक्ट को कम कर सकता है। जी, और किसी को अगर इस तरह की समस्या है तो वो ये टिप्स को यूज़ करके या डॉक्टर से कंसर्न करके इससे निजात पा सकता है। और अमूमन गर्मियों में और इस तरह के सीज़न में कभी कभार इस तरह की दिक्कत हो जाया करती है। सुशील जी, एक बात और आपसे ये समझना चाहेंगे कि डायरिया का ज़्यादा खतरा गर्मी में किन लोगों को रहता है? अमूमन छोटे बच्चों में, वयस्कों में या बुजुर्गों में, किन में ज़्यादा खतरा रहता है? किन्हें जल्दी डायरिया प्रभावित कर सकता है? देखिए, होता तो सभी के अंदर है, बच्चों के अंदर रिस्क ज्यादा है। बच्चों का जो इंट्राफ्लूइड वॉल्यूम है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू अडल्ट्स, और जैसे ही उसमें लॉस होता है तो वो सडनली डिहाइड्रेशन में चले जाते हैं। रिस्क जो है बच्चों में ज्यादा है, और बच्चे अफेक्टेड इसलिए ज्यादा होते हैं कि बच्चों को स्वेटिंग होती है, वो पानी ज्यादा पीते हैं। पानी ज्यादा पीने में गर्मी में के अंदर पानी दूषित होता है, अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर ले लेते हैं। दूसरा, जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है बैक्टीरिया वायरस को ग्रो करने का, वो समर मौसम में ज्यादा होता है, और जो ह्यूमन बॉडी को डेंजरस बैक्टीरिया रहते हैं वो 37 डिग्री पे ज्यादा ग्रो करते हैं, और इन दिनों में टेम्परेचर वो एटमोसफियर वाला टच करता है। तो बच्चों के अंदर रिस्क ज्यादा होता है डायरिया होने के बाद डिहाइड्रेशन में जाने का, और डिहाइड्रेशन में जाने के बाद बच्चे सीरियस भी जल्दी हो जाते हैं। इसलिए खास करके बच्चों को
जैसे ही दस्त होते हैं, बच्चा इरिटेबल या थ्रस्टी पानी की तरफ दौड़ता है, तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। और पेरेंट्स को इस बारे में बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा कई बार वो अपनी परेशानी को खुल के बता भी नहीं सकते, तो इसलिए भी हमें थोड़ा सा अलर्ट, थोड़ा सा और सेंसिबल और केयरफुल होकर के उनकी तरफ इस बारे में ध्यान रखना है। अगर वो लूज मोशन की कुछ ऐसी शिकायत उन्हें है या इरिटेट हो रहे हैं कुछ, तो ज़रूर डॉक्टर से कंसर्न करें। और खरे साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। खरे साहब, एक बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम लोगों को हमेशा ध्यान में रखनी भी चाहिए कि अपने हेल्थ का तो हम ध्यान रखते हैं, अपनों की हेल्थ का भी ध्यान रखते हैं, लेकिन गर्मी में गर्मी से बचने के लिए कई बार हम ऐसी चीज़ों का सेवन कर लेते हैं, कुछ ऐसी ड्रिंक्स आती हैं, कुछ ऐसे स्क्वॉश आते हैं। क्या ज़्यादा खतरनाक है? क्योंकि जनरली लोगों को नहीं पता होता कि वो क्या कंज्यूम कर रहे हैं। इस बारे में एक स्पेशलिस्ट की अगर राय लें तो क्या हमें अपना रूटीन, एक प्रॉपर रूटीन होना चाहिए, उसी को फॉलो करना चाहिए, या गर्मी के हिसाब से हमें अपने आप को ढालने की आवश्यकता होती है? जरूर, क्योंकि गर्मी में सबसे जरूरी जो चीज होती है वो होता है पानी। और जैसा सर ने भी बोला कि पानी अगर आप शुद्ध नहीं ले रहे हैं या स्वच्छ पानी नहीं पी रहे हैं तो वो सबसे बड़ा सोर्स है, क्योंकि डायरिया और इससे संबंधित जितनी गर्मी की बीमारी है सारी मोस्टली वाटर बॉर्न होती है, मतलब गंदे पानी से, दूषित पानी से होती है। तो सबसे अच्छा उपाय है कि अगर गर्मी में आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो पहले तो बचाने के लिए पानी पी के निकले, अपने लिए पानी घर से लेके निकले। जो बाहर, जैसे हमारे न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया कि जो स्ट्रीट फूड्स हैं, सबसे ज्यादा हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो स्ट्रीट, जैसे चाहे वो बर्फ गोला है, चाहे वो बाहर का जूस है, चाहे वो गन्ना रस है, क्योंकि ये सारे जो मतलब इन जूस से हमें समस्या नहीं है, लेकिन जिस परिस्थिति में उन्हें बनाया जाता है वो परिस्थितियां गंदी होती है, चाहे वो गन्ने धोने को हो, चाहे वो गिलास धोने को, जो साफ सफाई नहीं बरती जाती है जगह पर, उससे जो इन्फेक्शन आता है। तो डायरिया के अलावा कुछ जो जॉन्डिस है, जब ये आपने एक रिपोर्ट पढ़ी होगी कि केरला में हेपेटाइटिस ए से 15 मौतें हो गई, ठीक है। सो दैट इज एक सेकेंड वो वार्निंग साइन होता है कि जॉन्डिस भी बहुत कॉमन होता है डायरिया के अलावा। तो जो भी वाटर बॉर्न डिसीजेज हैं वो गंदे पानी से होती हैं। तो अपना पानी आप लेके चले, क्योंकि प्यास तो आपको लगेगी अगर आपका काम है, आप अगर निकल रहे हैं घर से बाहर तो। और अगर नहीं भी पी पा रहे हैं तो आप ऐसी जगह से, चाहे कोई जूस हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो बर्फ गोला हो, वो चीज, वो ऐसा पानी पीने से बचे। ये सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये सब वाटर बॉर्न डिसीजेज है। तो अगर आप अपना पानी स्वच्छ रखते हैं तो आप अधिकतम बच सकते हैं इन बीमारियों। पानी तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना ही चाहिए। पानी आप कोशिश करें कि बिल्कुल आपकी आंखों के सामने उसकी हाइजीन की, उसके स्वच्छता की जो सीमा है, आप उसे सुनिश्चित करने के बाद ही लें। बाहर कहीं आप जाते हैं तो बचें, और खास करके इन बच्चों को, क्योंकि बच्चे अमूमन इस मौसम में बहुत ज़्यादा शीतल पेय पदार्थों को पीने की जिद करते हैं। कई बार बर्फ गोला ले लिया, कहीं आइसक्रीम ले ली। तो बच्चों, आप इस बात का ध्यान रखें कि बाहर चीज़ किस तरह से बन रही है, आपको नहीं मालूम, हो सकता है कि आपकी हेल्थ के लिए वो खतरनाक हो। तो प्लीज़ इस बारे में ज़रूर ध्यान रखें और अपने पेरेंट्स की इस पर सलाह ज़रूर मानें। चारू जी, एक सवाल आपसे और रहेगा। जैसा कि अभी खरे साहब ने जिक्र किया, मुझे ध्यान आता है, मैं ये एक अपना निजी जो मेरा अनुभव है उसमें मैं इसे सवाल के तौर पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप बताइएगा क्या ये सही है, क्या ये गलत है। अमूमन जब हम गन्ना चूसते हैं या उसको चबाकर हम, तो अमूमन उतना जूस हम इनहेल नहीं करते बॉडी में, हम उसे इनटेक नहीं करते। जब हम गन्ने का जूस पीते हैं तो हम आधा लीटर, और कई बार बहुत प्यास लगी है तो पौने लीटर, लगभग लीटर तक भी लोग पी जाते हैं। तो क्या ये बॉडी के लिए अच्छा है? क्योंकि जब हम फ्रूट को लेते हैं तो पल्प के साथ वो बॉडी में जाता है और वो बॉडी का जो नॉर्मल शुगर लेवल है वो मेंटेन रहता है। और जब हम जूस इनटेक करते हैं तो हम कंपैरेटिवली ज्यादा शुगर ले लेते हैं। क्या ये भी खतरनाक होता है? अगर आप एक फल खा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने एक संतरा खाया, तो संतरा में रेशा होता है, और जब आपने संतरा कंज्यूम किया तो एक सटाइटी लेवल आपकी आ जाती है बिकॉज ऑफ द फाइबर, एंड यू आर रिलैक्स्ड। बट वही संतरे का अगर आपने जूस बनाया तो एक ग्लास जूस में कम से कम 7 या 8 आप संतरे डालेंगे। तो इसका मतलब यह है कि 7 या 8
कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि फ्रूट्स जो है कार्बोहाइड्रेट रिच होते हैं और उसमें फ्रक्टोज होती है, और शुगर में ये गन्ने के रस में तो सुक्रोज है बेसिकली। सो जब आप इतना ज्यादा कार्बोहाइड्रेट का लोड लेते हैं तो वो अच्छा नहीं होता, और हमारी हिंदुस्तानी डाइट ऑलरेडी कार्बोहाइड्रेट रिच है। तो जूस एज अ डाइटिशियन हम जनरली हेल्दी पॉपुलेशन को भी प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं। अब अगर हम डायरिया से लिंक करें तो डायरिया में एक्स्ट्रा शुगर वाली चीजें, तो जब हम लिक्विड्स लेने को बोलते हैं पेशेंट्स को तो हम खास तौर से मना करते हैं कि जो पैकेट जूसेस आते हैं जिसमें एडेड शुगर है वो ना लें, क्योंकि उससे आपकी ऑस्मोलैरिटी चेंज हो जाती है और आपका डायरिया बढ़ जाता है। ऐसे ही गन्ने का जूस इज नॉट द राइट काइंड ऑफ अ ड्रिंक अगर आपको फ्लूइड ज्यादा लेने को बोले हैं, क्योंकि इट इज शुगर लोडेड ओनली। सो अगर आपने जूस लेना है तो ताजा जूस, अपने घर का बनाया हुआ साफ सफाई वाला जूस डायरिया में फिर भी ले सकते हैं अगर बच्चे हैं तो। एडल्ट्स के लिए मैंने और लिक्विड्स आप लोगों को बताए हैं। और जनरली जूसेस आर नॉट वेरी हेल्दी टू हैव बिकॉज ऑफ द कार्बोहाइड्रेट कंटेंट। इट इज बेटर टू प्रमोट फ्रूट्स, बिकॉज फ्रूट्स का जो फाइबर जाएगा और जो हमारे गट माइक्रोबायोम को एनहांस करेगा वो बहुत अच्छा है। चारू जी, कम शब्दों में कहें तो नेचुरल फॉर्म में जो है प्रकृति ने हमें जैसा दिया है हमें उसे वैसा ही इंटेक करना है, अगर वो हमें पसंद है या अगर हमारे लिए वो सूटेबल है तो। बहुत बहुत शुक्रिया चारू जी आपका समय निकालने के लिए। सुशील जी बहुत बहुत धन्यवाद। खरे साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बढ़ते हैं आगे, अब फटाफट अंदाज में 20 बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं।